एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो सीटेट के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए बता दो। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक चीज आप याद रखना, बेशक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हो, क्योंकि एक बार जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद इनको एग्जाम कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एग्जाम अपना 1 मंथ के अंदर करा लेते हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना। बुक्स वगैरह मैंने आपको इससे पहले वाली एक जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप सभी को बुक्स बता दी थी कि सीटेट के लिए आप कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हो। देखो, आप बुक चाहे किसी भी पब्लिकेशन की लो, बस आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, क्योंकि जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उससे ज्यादा बेटर है कि आप PYQ सोल्व कर लेना। 2012 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए, अगर आप वो सोल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँ ना सीटेट का, जब मैंने अपना सीटेट का पहला एग्जाम दिया था तो मुझे सीटेट का ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आती थी इसकी लैंग्वेज। अगर आप भी देखोगे तो आपको सीटेट की लैंग्वेज थोड़ी सी लगेगी अटपटी सी, बड़े बड़े से वर्ड्स होते हैं जब बिल्कुल नहीं पढ़ा होता आपने। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में थी, इसलिए मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा था। और मुझे ये था कि मुझे सीटेट का एग्जाम नहीं देना, मुझे यूपी टेट का एग्जाम देना है, क्योंकि यूपी टेट की अगर आप लैंग्वेज देखोगे वो इजी होती है, लेकिन सीटेट की लैंग्वेज बड़ी घुमावदार सी, बहुत लंबे चौड़े कथन निष्कर्ष इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ऐसा था। तो बीएड के जब मैंने फर्स्ट ईयर में दिया था तो मेरे 122 नंबर आए थे, लेकिन उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मुझे ये था कि कहीं फेल ना हो जाऊं, 1200 रुपये लगे हैं, इतनी मेहनत से इतनी दूर मतलब इतनी दूर पेपर देने जा रही हूँ, ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके देना है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा क्लियर, मेरे 122 नंबर आए थे। फिर मैंने सेकंड टाइम भी सोचा कि दोबारा देकर देखती हूँ। फिर मैंने सेकंड टाइम मतलब सेकंड पेपर भी दिया था, तो सेकंड टाइम ऐसा होता कि फिर मेरे 125 आए थे, और थर्ड टाइम जब मैंने दिया था इस बार, अभी 127 नंबर आए थे। तो अब देख रहे हो, मतलब 3 बार मैंने दिया है, तीनों बार इसके आसपास ही नंबर आए हैं। लेकिन पहली बार जब मैंने पेपर दिया था तब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मतलब अच्छा खासा मेरे पास आराम से 1 मंथ से तो ज्यादा मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन सेकंड और थर्ड वाले पेपर में मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, सेकंड में भी थोड़ी सी की थी, लेकिन जो अभी मैंने थर्ड वाला जो दिया है, जो अभी दिसंबर में हुआ था 2024 में, इसके लिए मैंने बिल्कुल नहीं ज्यादा कुछ भी पढ़ा था, बस मैंने सिर्फ 10 या 15 दिन के करीब मैंने सिर्फ इसकी पढ़ाई की थी। तो क्योंकि मेरा ना अभी थोड़ा सा जो टीचिंग एग्जाम से कहीं वैकेंसी आ नहीं रही है, इसलिए मेरा इनसे थोड़ा सा फोकस हट गया है। मैं अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, फिलहाल तो मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ। बाकी मैं आप सभी को बता देती हूँ, जितने भी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे, तो मैंने आप सभी के लिए एक PDF बना दिया, जो मेरे पास कुछ सीटेट के नोट्स रखे हुए थे, छोटे छोटे से मैंने कुछ थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए थे, बहुत ज्यादा मैं नहीं बनाती, क्योंकि अगर आप 1 मंथ के अंदर तैयारी कर रहे हो, 10 दिन के अंदर तैयारी कर रहे हो, 15 दिन के अंदर तैयारी कर रहे हो, तो नोट्स नहीं बनाती मैं कभी भी, क्योंकि आपका पूरा टाइम नोट्स बनाने में ही लग जाता है। और रही बात, देखो फ्री में ही होती है सीटेट की तैयारी, आपको पैसे खर्च करने की नहीं जरूरत है सीटेट के लिए, मुझे नहीं लगता। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, KVS की कर रहे हो, NVS की कर रहे हो, या फिर BPSC की कर रहे हो, तब आप कोई बैच ले सकते हो, अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो पैसे खर्च करके। लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उसमें ही आप बैच ले रहे हो 1500-2000 रुपए का, तो मुझे लगता है कि पैसे वेस्ट है। इससे अच्छा होता है आप खुद से तैयारी कर लो, चाहे आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो। तो चलो खैर, ये थोड़ा सा तो मैंने ऐसे ही गाइड कर दिया आप सभी को कि कैसे कैसे आप चीजें कर सकती हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे अच्छा आप स्कोर करने की कोशिश करना कि आप पैडागोजी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले CDP को ही लेकर चलते हैं। देखो, CDP के लिए आपको ये करना है कि कुछ 3-4 तो मनोवैज्ञानिक हैं जो हर बार घुमा फिरा कर जरूर इनसे क्वेश्चन बनता ही है। जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। और जैसे व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूँ ना, तो व्यवहारवाद को अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते नहीं है व्यवहारवाद से, सीटेट के अंदर नहीं बनते। तो जीन पियाजे, जिरोम ब्रूनर, वाइगोस्की, कोहलर और कोहलबर्ग के बारे में भी, कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है। और उसके बाद गार्डनर का सिद्धांत पढ़ लेना, मोस्लो का सिद्धांत पढ़ लेना। उसके बाद जो अफेजिया, डिस्फेजिया, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ ना, तो CDP में कुछ ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज आप याद रखना, CDP में ना अगर आप टैग वर्ड्स पढ़ लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी आंसर के अंदर ये टैग वर्ड्स आए होते हैं, तो 95% पूरा चांस होता है कि आपका वो क्वेश्चन सही होगा। जैसे किसी के अंदर आता है कि डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको बच्चों को चीजें सिखानी है। और बहुत सारे और भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो असेसमेंट होता है वो 360 डिग्री होना चाहिए, होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी हो गया, और ओरिजिनलिटी हो गया, और क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस तरह के ना कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव को देखकर आप एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ, अगर ये वाला टैग वर्ड किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में आ रहा है तो आपको वो इसको स्किप कर देना है।
तो इस तरह से आप टैग वर्ड्स भी पढ़ लेना थोड़े से, क्योंकि 90 से 95% जिस क्वेश्चन के अंदर टैग वर्ड्स होते हैं वो आराम से इजीली हो जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़कर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो सीडीपी में मैंने आप सभी को बता दिया। अगर बहुत कम टाइम है आपके पास, ज्यादा तैयारी नहीं करना चाह रहे हो, तो ये सभी मनोवैज्ञानिक पढ़ लेना। बाकी आपको वैसे और भी चीजें पढ़नी है, मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं मैंने आप सभी को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई है, तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद हिंदी के लिए, हिंदी या इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश का अगर आप पार्ट देखोगे ना तो ज्यादा नहीं है। हिंदी इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको 15-15 नंबर का पढ़ना है, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश में 15-15 नंबर के जो 15 नंबर का जो पार्ट होता है, एक तो गद्यांश का या पद्यांश का पार्ट हो जाएगा। तो उन 15 नंबर के लिए आप कोई अलग से तो चीजें पढ़ोगे नहीं, वो तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप वहां पर किस तरह से कैसे बना पाते हो वो सभी क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं उन 15 नंबर की जो कि हमारे व्याकरण टाइप से रिलेटेड होते हैं, या फिर हिंदी की स्किल से रिलेटेड होंगे, या फिर मैं कहूँ कि इंग्लिश की जो स्किल होती है LSRW पर जो डिपेंड होंगे। तो उन 15-15 नंबर को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी अच्छी सी 2-3 मैराथन ले लेना, हिंदी की हो चाहे या फिर इंग्लिश के लिए। हिंदी इंग्लिश आराम से कवर हो जाती है मैराथन से ही। तो ये सब चीजें मैंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की थी और कुछ बुक्स से की थी, अपनी PYQ की बुक्स मंगा ली थी, तभी अच्छा स्कोर हो गया था। आप भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सीडीपी का मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश आप मैराथन से पढ़ सकते हो। सीडीपी की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी आप ना हमें वो बता दो प्लेलिस्ट, तो ऐसा कुछ मैंने कोई स्पेशल अलग से प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी थी कि ये वाली पूरी प्लेलिस्ट मैंने देख ली। जो मैं ऐसे ही नॉर्मली मैं सर्च करती थी कि सीडीपी बाय हिमांशी मैम या सीडीपी बाय सचिन सर, ऐसे सर्च करती थी। जो सबसे ज्यादा, जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यू होते थे, मैं वो वीडियो देख लेती थी आराम से पूरी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई स्पेशली पूरा प्लेलिस्ट देखी, नहीं, ऐसा नहीं किया था मैंने। जो वीडियो मुझे लगता था कि हाँ ये काफी बड़ी सी है, इसमें सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, या फिर या सीडीपी की मैराथन है, इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी वीडियोस कर रखी थी, मतलब बड़ी बड़ी वीडियो से पढ़ रखा था। सीडीपी हिंदी इंग्लिश ऐसे ही कवर हो जाएंगी। मैथ आप अच्छे से पढ़ लेना, पेपर फर्स्ट के लिए मैथ आसान आता है, चाहे किसी ने पढ़ा हुआ हो मैथ्स या फिर ना पढ़ा हुआ, आप आराम से कर लोगे। लेकिन पेपर सेकंड के लिए जब आप मैथ पढ़ रहे हो और साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट आता है। इतना आसान नहीं है कि बस आपने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं और आप पेपर देने चले गए सेकंड का। तो सेकंड पेपर के लिए आपको मैथ और साइंस अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर बात आती है ईवीएस की। ईवीएस के ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना ईवीएस में आजकल जीएस वाला पार्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो यही होता है। और ईवीएस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपका मैप से जरूर आता है, मैप से, रेल से आता है, एवरेज स्पीड वगैरह से आ जाता है कि एवरेज स्पीड क्या हो गई। बस इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैप को अच्छे से पढ़ लेना, इंडिया का पूरा मैप आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है उससे। और बाकी अभी मैं बता देती हूँ जो मैंने आप सभी के लिए जो नोट्स तैयार किए हैं, PDF तैयार किया, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ। ये सभी टॉपिक्स जो मैंने आप सभी के लिए PDF बनाई है, इसको आप टेलीग्राम पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो टेलीग्राम पर मैंने ये सभी चीजें अपलोड कर दी हैं। तो अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। मैंने अधिगम अक्षमता के बारे में जो मेरे पास नोट्स थे वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो दिक्कत थोड़ी सी ना ये है कि देखो, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, आपको समझने में आसानी होती है। दूसरे लोगों के नोट्स समझने में दिक्कत होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरी राइटिंग भी थोड़ी बेकार है और मैं लिखती भी इधर उधर हूँ, कि कोई इधर का जो कुछ चीजें हुई मैंने इधर लिख दी, क्योंकि मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है ना कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पर लिखी है। लेकिन दूसरे को तो समझ नहीं आएगा ना कि मैंने ये वाला जो इसका पार्ट था। कभी कभी ऐसा होता है कि जीन प्याजे वाला मैंने वाइगोत्स्की वाली साइड लिख दिया, उस वाले पेपर पर लिख दिया, और वाइगोत्स्की का जीन प्याजे वाली साइड लिख दिया। लेकिन मैंने पढ़ रखा है तो मुझे खुद को पता होता है कि मैंने ये कौन सी चीज कहाँ पर लिख रखी है, इसलिए थोड़ा सा देख लेना। मगर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं ध्यान से चीजें आप सभी को दिखा पाऊँ। अधिगम क्षमता के बारे में है, व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपण विधि है TAT का, और CAT IBT क्या होता है, और SCT, ये सब चीजें मैंने इसमें दे रखी हैं जब आप नोट्स पढ़ोगे। शिक्षण विधि और जनक, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि CTET में ही आपके काम आएंगे। अगर आप किसी अदर टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें शिक्षण विधि और उनके जनक पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही ऐसा होता है UP टेट में या फिर BPSC में या DSSB में शिक्षण विधि और उनके जनक भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके अंदर ये भी है शिक्षण विधि में, जैसे ये हो गया निगमन विधि, डाल्टन विधि, संवाद, प्रोजेक्ट विधि, इन सभी के जनक कौन कौन रहे हैं, काफी सारी हैं। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स के भी नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कि बुक के नाम है जैसे टीचर्स हेल्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एमिल है, और डे ड्रीमिंग यानी कि दुआ सपने वाली है, इन द माइंड्स ऑफ मैन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये सभी बुक्स और इन सभी के ऑथर्स के नाम देखो। ये सभी पूरी PDF है जो मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हो।
इसके बाद कुछ सिद्धांत मैंने लिख रखे हैं कि जब इनको आप याद कर लेना कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया है, जैसे कि अधिगम का बल सिद्धांत किसने दिया है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया है। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने लिखने की कोशिश किया। हिंदी में लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में ही अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये सभी थे। लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि बुद्धि का IQ से रिलेटेड चार्ट है। तो देखो सभी लोग ना अलग अलग IQ का बताते हैं कि कोई 90 से 109 बताएगा, कोई आपका कुछ बताएगा। ये एक जनरल आइडिया लेकर मैंने लिखा हुआ है। मुझे नहीं ध्यान कि मैंने भी कहाँ से नोट्स बनाए थे ये, लेकिन मेरा ये चार्ट जो था मैंने ये वाला ऐसा ही चार्ट बनाया था याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने 90 से 110 लिया हुआ है, जबकि टर्मन जो बताते हैं वो 90 से 109 बताते हैं आई थिंक। तो इसलिए मैंने याद करने के लिए, ईजी वे में बताने के लिए इस तरह से इनको पूरा पूरा ले रखा है 90 से 110 तक। तो ये है इसका जो है लास्ट चैप्टर है बुद्धि वाला। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस टाइप के हैं ये नोट्स। मैं इन सभी को, ये जो PDF है इनको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, अगर कर दी होंगी तो ठीक है। तो बाकी अगर जो कुछ थोड़े बहुत नोट्स बचे जाते होंगे वो सभी नोट्स मैं आपको किसी और दिन फिर से उनकी PDF बनाकर लगा दूंगी, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो यही सब चीज़ें मुझे आज आप सभी से बतानी थी। बाकी अपना ध्यान रखते रहो, ऐसी अपनी CTET की तैयारी करते रहो। तो आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।